नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। 31 जनवरी, जी हां, ये वो तारीख है जब सूबे को उसका 200वां विधायक मिल जाएगा और इसी के साथ अगले सत्र में पूरी विधानसभा एक साथ बैठेगी। रामगढ़ में जनता जनार्दन ने आज बम्पर मतदान किया और ईवीएम में कैद कर दी 20 प्रत्याशियों की किस्मत। जगत साफिया और सुखवंत में सीधा मुकाबला है, लिहाजा तीनों ही अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। लेकिन किस्मत किस पर मेहरबान होती है, ये तो 31 जनवरी को ही पता चलेगा। बहरहाल हर किसी के जबान पर है बस यही सवाल कि रामगढ़ में किसका राज। तीन दिन का फासला और 31 जनवरी का इंतजार। तो किस दल का होगा सूबे का 200वां विधायक? क्या है रामगढ़ में बेशुमार मतदान के मायने? कमल, हाथी और हाथ में से कौन मारेगा बाजी? मतदाता किस पर हुआ मेहरबान? कौन बनेगा इस चुनाव का सरताज? और सबसे बड़ा सवाल, रामगढ़ में किसका राज? बिग फाइट लाइव में बहस आज इसी बड़े मुद्दे पर बहस करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी और साथ ही हमारे साथ है बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। अहम सवाल है चौधरी साहब, क्या इस परिणाम के बाद, रामगढ़ के परिणाम के बाद सेंचुरी मारेगी कांग्रेस? देखिए, निश्चित रूप से ये तो अंकगणित है और हर कोई समझ रहा है जैसे ही नतीजे आएंगे और कांग्रेस की जो सीट विजयी होगी तो 100 सीटें हो जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रामगढ़ जो विधानसभा है, रामगढ़ का ऐसा दुर्भाग्य रहा है कि जब भी प्रत्याशी का चयन होता है तो निश्चित रूप से चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो कांग्रेस का विधायक चुन के आता है, और जब बीजेपी का बनता है, पिछली बार अपवाद स्वरूप ऐसा रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक थे ज्ञानदेव आहूजा जी, वो जीत के वहां से आए थे। रामगढ़ की विधानसभा के जो मतदाता हैं, रामगढ़ के जो युवा हैं, रामगढ़ के जो किसान हैं, जिस उम्मीद को लेके उन्होंने सरकार के साथ में कदम से कदम मिलाया था, मुझे नहीं लगता कि उसके अनुरूप उन्हें वहां पे मिला। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जिस प्रकार से सरकार पे प्रश्न उठाते रहे और जिस प्रकार का जो माहौल को ध्रुवीकृत करने का जो प्रयास करते रहे, उसका नतीजा तो ये सामने आया कि जो विधायक थे उस विधायक की टिकट काट के ही उनको हटा दिया और भारतीय जनता पार्टी वजह भी जानने के। लेकिन लक्ष्मीकांत जी मुस्कुरा रहे थे चौधरी साहब आपके जवाब पे। लक्ष्मीकांत जी, मुस्कुराहट की वजह क्या है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आरसी चौधरी जी को, जिन्होंने बिल्कुल साफ गोई से स्वीकार किया कि ये चुनाव हार रहे हैं, कि जिनकी सरकार होती है उसका वहां विधायक नहीं बनता। इतना स्वीकार करने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। मैं आरसी जी आपको बहुत बधाई देता हूँ इस बात के लिए। लेकिन देखिए, राजस्थान की क्या स्थिति इस चुनाव में, जो सरकार की ये सरकार बनी है उसके 1.5 महीने में राजस्थान की क्या दशा हो गई, वो पूरा का पूरा फोकस रामगढ़ के चुनाव में दिखेगा। पूरा प्रदेश स्वाइन फ्लू की चपेट में है। 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रामगढ़ का चुनाव जीतने के लिए, एन चुनाव जीतने के लिए वहां सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के लिए वहां डेरा डाल के बैठे रहे। राजस्थान में लोग मरते रहे, चिकित्सा मंत्री को परवाह नहीं है। एन केन प्रकार दबाव डालकर आंगनबाड़ी के लोगों को धमकाकर, चिकित्सा कर्मियों को धमकाकर कैसे चुनाव जीता जा सकता है की पूरी तैयारी उन्होंने की। लेकिन राजस्थान की जनता ने, खासतौर पर रामगढ़ की जनता ने, जो पंचायत चुनाव और जो नगरपालिका के उपचुनाव में सरकार बनने के 12 दिन बाद इनको जो परिणाम दिया था, वही परिणाम रामगढ़ के चुनाव में रामगढ़ की जनता देने वाली है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है, ये आप मान रहे हैं। लेकिन रामगढ़ में जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है चौधरी साहब, 80% करीब वोटिंग हुई, हालांकि फाइनल आंकड़े आने अभी बाकी है, इसके मायने क्या निकाले जाएं? सबसे पहले तो बीजेपी के जो साथी कह रहे हैं कि उन्होंने हार स्वीकार की, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि आखिर चुनाव का मतदान हो चुका है और उसके बाद में राजनीति को आप इस प्रकार से जो कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक तरीका हो सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रामगढ़ की जो जनता है उसको विकास से जो वंचित रहने का जो मौका मिला, सूबे में सरकार भारतीय जनता पार्टी बनी, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना और जिस प्रकार से 1 रुपए का वहां पे सहयोग नहीं हुआ, आज जो जनता दर दर को तरस रही थी, वहां पे सिर्फ नफरत के बीज बोए गए, व्यक्ति को व्यक्ति से, भाई को भाई से लड़ाने का जो एक कुसंगीत प्रयास किया गया, भारतीय जनता पार्टी ने वो बोया। रामगढ़ फेमस हो चुका है, लेकिन नकारात्मक तौर पर। लक्ष्मीकांत जी, लगातार ज्यादातर विधायक आप ही के रहे वहां पर और एक लंबा कार्यकाल बिताया, इसके बाद भी विकास आखिर क्यों नहीं हुआ? बीजेपी तो विकास की बात करती है, विकास कराए गए, रामगढ़ कैसे अछूता रह गया? मैं कह रहा हूं, लक्ष्मीकांत जी, मैंने जो बात कही, मैंने कहा कि सरकार के साथ कदम से कदम मिलाने की, इसलिए रामगढ़ की जनता आतुर है। रामगढ़ की जनता जानती है कि सूबे के अंदर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की जो सरकार है वो भाईचारे के साथ में और अपनी जो कहे हुए वादे हैं उनको निभाने वाली पार्टी है। ये जुमलों की पार्टी नहीं। 31 तारीख को साफ हो जाएगी तस्वीर। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, इसका जवाब आप दीजिए, विकास से वंचित क्यों रह गया रामगढ़? इसलिए उन्हें पूर्ण विश्वास है कांग्रेस की सरकार।
हाँ। देखिए, पहली बात, अगर कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव जीत रही होगी, लोगों का समर्थन उनको मिल रहा होता, तो कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी को वहां ये बोलने की जरूरत नहीं थी, सर फोड़िए, बूथ लूटिए, बंदूक चलाइए, लेकिन चुनाव जीतिए। ये कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने वहां बोला, वीडियो वायरल हुआ, आप लोगों की टीवी चैनल पे चला, आप लोगों की टीवी चैनल पे चला। बसपा के प्रत्याशी ने वहां पर बोला कि बंदूक चला दो, AK-47 चला दो, चुनाव जीतना है। किसी तरह कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने वहां बोला, सर फोड़िए, बूथ लूटिए, लेकिन चुनाव जीतना है। और प्रदेश के चिकित्सा मंत्री, अगर पूरे प्रदेश में मौसमी बीमारियों की चपेट में आया हुआ है, 100 से ज्यादा लोग स्वाइन फ्लू से मारे जा चुके हैं, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, व्यापारी ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आप देखिए किस तरह की वहां हालात बने, जहां पर चुनाव थे, वहां 13 साल की एक दलित बच्ची को दिन दहाड़े उठा लिया, उसके साथ रेप कर दिया गया। एक वो तब की स्थिति, हम 4-4 मंत्री वहां डेरा डालकर बैठे रहे, तब की स्थिति है उपचुनाव की है। राजस्थान में किस तरह की सरकार आ गई जिसने तहसील हेडक्वार्टर पर इस तरह के अपराध खड़े कर दिए, जिसकी हद नहीं है, क्योंकि सरकार का संरक्षण प्राप्त है। दूसरा, किसानों को जिस तरह सरकार ने ठगा, 10 दिन में गिनाए थे, 1 2 3 4 5, 10वें दिन किसान का कर्ज माफ हो जाएगा। की बात कर रहे हैं आप, ठीक है लक्ष्मीकांत जी, अच्छा 1 मिनट, कर्ज माफी की आप बात कर रहे हैं, वादा किया गया, आप कह रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि ऐलान किया गया है और उसको लेकर पूरी प्रक्रिया यहाँ पर जारी है। लेकिन एक बात बताइए, कर्ज माफी जो बड़ा ऐलान किया गया है, क्या उसका भी इंपैक्ट नजर आएगा इस परिणाम में, रामगढ़ के परिणाम में? इसे कैसे देखेंगे आप मुझसे लक्ष्मीकांत जी? हाँ, देखिए किस तरह की कर्ज माफी, 1 रुपए का किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। राहुल गांधी जी झालावाड़ की सभा में बिल्कुल साफ बोलकर गए थे कि सरकार बनने के 10 दिन के अंदर अंदर राजस्थान में प्रत्येक किसान का सारा कर्जा माफ किया जाएगा। ऐलान किया, झूठा ऐलान किया, बावजूद उसके राजस्थान के किसी किसान का 1 रुपए का कर्जा माफ नहीं हुआ। चौधरी साहब फिर वही कर्ज माफी पर आ गए बीजेपी, घोषणा नहीं हुई, भूमि विकास बैंक के किसानों के कर्जा माफ करने की घोषणा चौधरी साहब फिर वही 10 दिन वाली वादे वाली बात आ रही है, क्लोज डाल दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं पहली मीटिंग सरकार के काम को जोड़कर ही देखा जाएगा रामगढ़ का परिणाम। चौधरी साहब एक भी, लक्ष्मीकांत जी, कहीं ना कहीं जो 40 दिन का अब तक का कार्यकाल रहा है और काम रहे हैं सरकार के, उसे जोड़कर देखा जाएगा इस परिणाम को, रामगढ़ का जो भी परिणाम आएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज ब्लॉक स्तर पे किसान के कर्जे को लेकर जिस प्रकार से प्रदर्शन किया, ये भारतीय जनता पार्टी अगर 5 साल तक किसान की रूह लेती तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है पदस्थ नहीं होना पड़ा। जिस किसान को मजबूर किया, बेबस किया आत्महत्या को अपने गले लगाने के लिए, और जो हत्या हुई उसके बाद में उन्हें पारिवारिक कलह का नाम देकर भारतीय जनता पार्टी ने आज पुनः पूरे प्रदेश के अंदर उसके दिए हुए जख्मों पे नमक छिड़कने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी इतनी लालायित हो रही है, और युवा नेता है जिस प्रकार से मुखर होकर बोल रहा है, अपनी सरकार में एक पल का दम रखता तो शायद होता, किसान को कहीं राहत मिल पाती। लेकिन किसान के नाम पे जो कर्जा माफी की घोषणा की, आनंद और फनन में की, कृषि मंत्री को पता नहीं था, मुख्यमंत्री ने घोषणा की, फरवरी में घोषणा की, और लास्ट तक नहीं हो पाया। 2000 करोड़ का प्रावधान किया, 8000 का करोड़ का कर्जा माफ करना था, और वो कर्जा किसको आज जब सूची में नाम आया किसान का, और कर्जा कोई दूसरा लेके आया। किसान के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। वो भारतीय जनता पार्टी को आज पूरा प्रदेश जान चुका है, और उसे विश्वास है कांग्रेस के अंदर, क्योंकि प्रदेश की जनता को किस प्रकार से किसान को राहत मिले, इससे उसका जरूरी है। लक्ष्मीकांत जी बिल्कुल जवाब दीजिए इसका। हाँ, ये कह रहे हैं कि राजस्थान में किसानों का भला हुआ। राजस्थान के इतिहास में पहली बार आपने सुना होगा कि ठंड के दिनों में रात में बिजली की वजह देने की वजह से सिंचाई करते हुए 5 किसानों की मौत हो चुकी है सरकार के बनने के बाद। इस सरकार के बनने के बाद राजस्थान में पहली बार खेत में फांसी लगाकर किसान की आत्महत्या हुई। ठीक है, लेकिन हम अगर बात रामगढ़ की कर रहे हैं लक्ष्मीकांत जी, ठीक है, रामगढ़ की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपने जो बातें कही, लेकिन क्योंकि लिमिटेड वक्त है और हम रामगढ़ पर ही रहते हैं, और आपने किसानों की बात की, रामगढ़ में बिजली की सबसे ज्यादा समस्या, और यही वजह थी कि जितने किसान थे वो सुबह 10 बजे के पहले वोट डालने पहुंच गए थे। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं ना, दिन में भी अपने घरों में बंद है शीतलहर में। उस सरकार ने, इस सरकार ने रात में किसानों को सिंचाई की बिजली दे रखी है। कैसी मरणासन मौत उनको दी है। 5 किसानों की ऑथेंटिक रूप से मौत हो गई है। जब सुबह शव मिले तो उनके ऊपर बर्फ जमी हुई थी। कितनी शर्मनाक स्थिति है। और देखिए कितने किसान बीमार हुए होंगे, कितने किसानों की किस तरह की स्थिति खड़ी की होगी। इस सरकार के इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ये रामगढ़ का उपचुनाव होने वाला है, और उसका परिणाम देखिएगा, इस सरकार के मुंह पे करारा तमाचा पड़ने वाला है। लेकिन मुद्दे कितने इस बार अहमियत रखेंगे, क्योंकि अगर मुद्दों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स की गई है, और बीजेपी की काउ पॉलिटिक्स की रही है। रामगढ़ का युवा जानता है, रामगढ़ का किसान जानता है कि उसे नफरत के बीच में कुछ नहीं मिला। वहां पे जहाँ पे सिर्फ नफरत ही मिली, नफरत के बीच बोलेंगे, सिर्फ व्यक्ति को व्यक्ति से लड़ा, धर्म के धर्म से लड़ा, भाई को भाई से लड़ाया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 साल में किया। आज वहाँ का किसान, आज का वहाँ का युवा, देखिए आपके राज में किसान, इसलिए इसे किसान, अरे किसान मर रहे हैं। तुम लोगों को किसान ने मुख्यमंत्री के खुद के संभाग क्षेत्र में जाके वहां पे आत्महत्या की, और तुम्हें अगर युवाओं के नाम पे युवाओं को, चलिए ठीक है लक्ष्मीकांत जी, 1 मिनट,
ठीक है लक्ष्मीकांत जी बात सुनिए पहले। ठीक है आपने कहा कि जनता जवाब देगी। एक मिनट चौधरी साहब बात सुनिए। चौधरी साहब एक मिनट। ठीक है दोनों सरकार को देख रहे हैं। चौधरी साहब ये तो आप बिल्कुल अखाड़ा बना के रखिए। चौधरी साहब बात सुनिए आप पहले बात सुनिए। कोई नहीं सुनेगा आपको। ये प्रतिनिधि है अपनी पार्टी को दर्शा रहे हैं लेकिन बात कोई सुनना नहीं चाहता है। चौधरी साहब पहले बात सुनिए आप। अब आप दर्शक जो हम देख रहे हैं वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई सुनना नहीं चाहता है, कोई अपनी गलती मानना नहीं चाहता है, कोई अपनी कमियों को नहीं सुनना चाहता है। सिर्फ तेज बोलकर ये दर्शाना चाहते हैं कि हम सही हैं, फिर वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। चौधरी साहब लक्ष्मीकांत जी इस तरह की उम्मीद नहीं है। बात आपकी कोई सुने ये चाहते हैं आप, या फिर आपस में ही बोलते रहना चाहते हैं कि कंपटीशन में कौन ज्यादा बोल रहा है? रफीक खान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस विधायक। रफीक खान जी, रामगढ़ के चुनाव के परिणामों की अगर हम बात करें तो 40 दिन का जो सरकार कब तक का काम है इसका भी असर होगा और इसे जोड़कर इस परिणाम को देखा जाएगा। परिणाम क्या आपको लगता है कि आपके फेवर में आएंगे और सेंचुरी होगी कांग्रेस की? रामगढ़ चुनाव में हमारी लड़ाई बसपा से है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई नहीं है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी एग्जिस्टेंस में नहीं है, इनके खिलाफ जनता ने मानस बना लिया है। और वहाँ की अगर अपन पर्टिकुलर रामगढ़ की बात करें तो कांग्रेस पार्टी वहाँ भारी मतों से जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे है। आप जब रिजल्ट आएगा तो ये सबको पता लग जाएगा। जो लड़ाई वहाँ है, जो सब सारे न्यूज़ चैनल बता रहे हैं, सारे मीडिया बता रहे हैं, वो लड़ाई सिर्फ बसपा के साथ में है। और हमें ये नजर आ रहा है, हमें ये लग रहा है आज जो जैसे जिस तरह का उत्साह था मतदान में, उससे ये नजर आता है भारी मतदान हुआ है। आप देख रहे होंगे 79 ठीक है बिल्कुल, और करीब 80% का मतदान है। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, ये जो बम्पर वोटिंग हुई है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के फेवर में जाएगी? क्योंकि अगर ज्यादा वोटिंग होती है तो मौजूदा सरकार के पक्ष में परिणाम कहे जाते हैं, लेकिन आप क्या मानेंगे कि बीजेपी के लिए फायदेमंद है? देखिए कितने सारे इशू ऐसे हैं कि सरकार बनने के 40 दिन के अंदर राजस्थान का व्यक्ति अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। किस तरह का धोखा राजस्थान के व्यक्ति के साथ इस सरकार ने किया है सबके सामने है। और जो व्यक्ति वहां पर वोट डालने जा रहा है उसके दिमाग में वो चिन्ह है राहुल गांधी का, जो बोल रहे थे चिल्ला चिल्लाकर कि 10 दिन में किसान का कर्जा माफ कर देंगे, हम 3500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसान की चिंता करेंगे। बड़ी शर्म की बात है, 5 किसान ठंड से रात में खेत में पाणत करते हुए मारे जा चुके हैं और राजस्थान में चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। 100 से ज्यादा लोग स्वाइन फ्लू से ज्यादा मारे जा चुके हैं और चिकित्सा मंत्री वहां चुनाव जीतने के लिए एनके प्रकार हथकंडे अपना रहे हैं। इस तरह कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सिर फोड़ो। ठीक है दे रहे हैं चौधरी जी, जवाब दे रहे हैं। अगर राजस्थान में 80% वोटिंग है, एमएलए के चुनाव में 80% की पोलिंग हुई है, निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ वहां की जनता का मैंडेट है। और जब चुनाव परिणाम आए तब आप देखिएगा किस तरह लोगों ने निकल कर सरकार के खिलाफ वोट डाला है, उसका परिणाम। लेकिन लक्ष्मीकांत जी ठीक है, आपने कहा कि सरकार के खिलाफ होगा। एक मिनट रफीक खान जी, एक मिनट लक्ष्मीकांत जी, आपने भी बोला कि ये सरकार के खिलाफ होगा इतने बड़े परसेंट में जो वोटिंग हुई है, लेकिन रामगढ़ की जनता रामगढ़ के लिए विधायक चुन रही है और रामगढ़ में पिछले 2 अगर कार्यकाल से देखा जाए तो बीजेपी के विधायक थे। अगर विकास हुआ है, सब काम हुए हैं, तो शायद इतनी जनता नहीं निकल कर आती। अगर 80% हुए तो ये खिलाफ भी तो जा सकता है, दोनों पक्ष हो सकते हैं, दोनों पहलू हो सकते हैं। अगर ये सामान्य चुनाव होता और ये रेगुलर चुनाव के साथ चुनाव हो रहा होता तो मुझे पता नहीं कि परिणाम किस तरफ जाता। लेकिन आज क्योंकि सरकार के 40 दिन पूरे हुए हैं और सरकार ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जिस तरह की बातें की थी, उसका परिणाम, उसका खामियाजा सरकार को चुकाने का वक्त है चौधरी साहब, और उसका चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा चुकाना होगा। ठीक है, नहीं ऐसे बोल रहे थे सर तो वही बोलते रह जाएंगे। चौधरी जी इसका जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि 10 साल भारतीय जनता पार्टी का वहां पे विधायक रहा, विधायक ने बार-बार चिल्ला के कहता रहा, सूबे की सरकार की मुखिया पे प्रश्न उठाते रहे, वहां का युवा को जो रोजगार चाहिए था, किसान को उसकी फसल है वो खरीद चाहिए थी, तब भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे टेप लगी हुई थी। आज जिस प्रकार से ये खींच यानी बिल्ली की तरह चिलचिला रहे हैं, जिस प्रकार से घड़ियाली आंसू किसानों के लिए बहा रहे हैं, 10 साल बनाम 40 दिन की ये बात कर रहे हैं, ये जनादेश जनता ने तो तभी दे दिया था जब आपने प्रत्याशी बदला, अगर आपके काम में इतनी ताकत होती, आपके काम में इतनी ताकत होती तो आपकी नौबत नहीं होती, ऐसे बदलने की जरूरत नहीं होती। आपका प्रत्याशी आपने क्यों बदल दिया? आपने प्रत्याशी क्यों बदल दिया? आपने प्रत्याशी क्यों बदल दिया? ठीक है, ये सवाल उठेगा कि आखिर कैंडिडेट चेंज क्यों हुआ? बिल्कुल चौधरी साहब, ये सवाल तो उठेगा कि आखिर कैंडिडेट चेंज क्यों किया गया? 2 बार से लगातार वो जीत कर आ रहे थे। रफीक जी तीसरे नंबर पे आती है वहां, तब ये क्या कहेंगे? ठीक है, और जगत सिंह का जिक्र किया आपने, एग्जिस्टेंस में नहीं है इनका कैंडिडेट, वहां एग्जिस्टेंस में नहीं है। ये इनकी जो बौखलाहट है वो दूसरे कारणों से है। ये बात रामगढ़ की नहीं कर रहे हैं, ये बात इधर उधर की कर रहे हैं, बात को डाइवर्ट कर रहे हैं।
आप ये यकीन मानना, वहां भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी, वहां कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और जो लड़ाई है, जो कंपटीशन है, वो सिर्फ बसपा के साथ में है। भारतीय जनता पार्टी एग्जिस्टेंस बिल्कुल, कांग्रेस से जो कैंडिडेट है, आप ये देखो हाँ। कि अभी जो माहौल बना हुआ है पूरे राजस्थान में, जिस तरह से जो पार्षदों के मेयर के इलेक्शन में या चेयरमैन जो जहां नगर परिषद थी, वहां आप देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इनके चुने हुए पार्षदों ने इनके अगेंस्ट वोटिंग करी है। मतलब भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व खो चुकी है। इनके लीडर्स का अपने आकाओं पे भरोसा उठ चुका है। ये खाली लक्ष्मीकांत जी, क्यों आप ही के लोग छिटक रहे हैं? क्यों आप ही के लोग जाके दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, विधायक जी जयपुर शहर के विधायक हैं और नगर निगम के चुनाव की इन्होंने बात करी, उसका उदाहरण दिया है। देखिए, ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट है और विधायक जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि आमने सामने की जनता के बीच की लड़ाई में हमसे नहीं जीत सकते, इसलिए चुने हुए पार्षदों को खरीद कर, सरकार का प्रभाव दिखाकर, सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग करके जो जयपुर नगर निगम में इन्होंने किया है, वही रामगढ़ के चुनाव में किया है। मैं 10 बार इसका उदाहरण दे चुका हूं। 100 से ज्यादा मौतें स्वाइन फ्लू में हो चुकी हैं। रामगढ़ में कोई क्या कर लेगा? लक्ष्मीकांत जी, रामगढ़ में कोई क्या कर लेगा? ये तो जनता करेगी, ये तो जनता के हाथ में है। केवल और केवल चुनाव रामगढ़ की जनता चुनेगी अपना प्रतिनिधि करने के लिए वहां कैबिनेट मिनिस्टर वहां पर 15 दिन तक डेरा डाले बैठे रहे। यही तो आपके हार की निशानी है, यही तो आपके हार की निशानी है। और ये देखना आप, अरे भाई साहब, ये सरकार बनने के 12 दिन के बाद में राजस्थान में नगर पालिका और 5 जिला परिषदों के उपचुनाव हुए, उसके जो परिणाम आए उसका रिजल्ट आपको पता है। रफीक खान जी, आपने भी कहा, रफीक खान जी आपने कहा कि बीजेपी से कंपटीशन ही नहीं है। रफीक खान जी, आपने कहा कि बीजेपी से आपका कंपटीशन ही नहीं है, आपका कंपटीशन बीएसपी से यानी जगत सिंह से। तो आपको लगता है कि बीजेपी कहीं पर भी स्टैंड नहीं करेगी रामगढ़ में, जबकि अभी 2 बार से विधायक उन्हीं के लगातार? बीजेपी की जमानत जब्त होगी, ये आने वाला समय बता देगा। और इन्हीं भाई साहब को बुलाना दोबारा, मैं भी आऊंगा डिबेट तो रोज आता हूं, आप जरूर बताइएगा। मैं भी उसी डिबेट में मेरे को ही बुलाना और इनको ही बुलाना। बिल्कुल, आपको पता लगेगा। आप जितने भी न्यूज चैनल है, जितने भी जर्नलिस्ट वहां काम कर रहे हैं, जितना भी मीडिया हाउसेस वहां चुनाव को बारीकी से देख रहे हैं, आप उनसे पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि लड़ाई कांग्रेस और बसपा के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी एग्जिस्टेंस में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को कोई काउंट नहीं कर रहा है। अगर बसपा कंपटीशन में है, मेरे कहने से नहीं है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि वहां के लोग बोल रहे हैं, बात करोगे, लोगों से बात करोगे, पढ़ी लिखी हाँ। कौम से जो एनालिसिस कर रहे हैं उनसे बात करोगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बसपा कंपटीशन में है, यानी आप कह रहे हैं कि इनकी जमानत जब्त होगी, यानी कि जगत सिंह जो मैदान में आए हैं वो खेल बीजेपी का बिगाड़ेंगे। बीजेपी के लिए वो पहले बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़े, उनका टिकट कट गया, तो अब वो बसपा से उम्मीदवार हैं, लेकिन उनका जो वोट बैंक है वो वही वोट बैंक है। तो वो जो समीकरण बिगड़ रहा है वहां, वो सारा बीजेपी का बिगड़ रहा है। और वैसे भी जब 5 साल का कुशासन इनका रहा, जनता ने इनके खिलाफ मैंडेट दे दिया, हमारी सीटें 5 गुना बढ़ी है, ये अपनी सीटों से आधे से भी कम पे आ गए हैं, फिर भी ये उसको हार नहीं मान रहे हैं। मतलब आदमी को हार एक्सेप्ट करनी चाहिए, उस पर एनालिसिस करना चाहिए, हार तो उसमें ये मानना चाहिए, उसमें ये मानना चाहिए। आप ये बोलो कि आज मेयर की लड़ाई हम जीत गए, मतलब 46 विधायक जी, लेकिन सरकार बनने के कुछ समय बाद हुए नगर पालिका और जिला परिषद के चुनाव में जिस तरह का परिणाम आपको मिला है, वो आपकी सरकार के खिलाफ मैंडेट है। और रामगढ़ के चुनाव में आप देखिए, बसपा के वोट को भी हमारा वोट मान रहे हैं, बीजेपी के वोट को भी हमारा वोट मांग रहे हैं, तो आपका वोट कौन सा है? आपका वोट कौन सा है? अरे सर सुनिए ना, ये बातें बहुत बीजेपी जयपुर शहर अध्यक्ष मोहनलाल गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं। मोहनलाल जी, स्वागत है आपका। एक मिनट सवाल सुनने दीजिए, एक मिनट लक्ष्मीकांत जी, डाल चुकी है आपकी सरकार के। मोहनलाल जी हमारे साथ है, आज ही जिम्मेदारी ने मिली है शहर अध्यक्ष की। मोहनलाल जी, कहना कांग्रेस की तरफ से यही है कि बीजेपी रामगढ़ के लिए कहीं स्टैंड नहीं कर रही, कंपटीशन बसपा के साथ है, और अगर जगत सिंह मैदान में आए तो उसका नुकसान खामियाजा बीजेपी को भुगतना होगा। ये बहुत गलत बात है, सही नहीं है। मैं कल खुद रामगढ़ जाके आया हूँ और 5 स्थानों पर मीटिंग लेके आया हूँ, और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का उम्मीदवार वहाँ 3रे स्थान पर रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से वहाँ विजय श्री प्राप्त करने वाली है। अपन बात कर रहे हैं, उसमें भी 2 बार आपके एमएलए चुनाव हारे हैं, ठीक है, इसलिए कौन वहाँ चुनाव कौन जीत कर आया? ठीक है मोहनलाल जी, यानी आप कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी और कांग्रेस 3रे स्थान पर रहेगी? कांग्रेस 3रे स्थान पर रहेगी।
चौधरी साहब, मैं श्वेता जी सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी आखिर किस आधार पे जीत रही है, जिसने 2 बार से विधायक जो जीतता आया, जो जनता के बीच में काम किया, जिसने सूबे की मुख्यमंत्री पे प्रश्न उठाए, उस विधायक को आपने हटा दिया और चेहरा अगर आपको बदलना पड़ता है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का धरातल पे कहीं कोई काम नहीं था। एक रिवाज है, व्यक्ति के आधार पे ढूंढना चाह रहे थे, इसलिए भारतीय जनता आदमी- पार्टी की हार तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन विधायक को बदला। आखिर ये भारतीय जनता पार्टी के जो ज्ञानदेव आहूजा जी को किस प्रकार से राजी किया, ये बताने की जरूरत है। वो मन मिले थे या दिल मिले थे, किस हिसाब से किया था? वहां का युवा और किसान को जो नफरत की, जो आपने खेती की, वो आज उसको जानने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। कैंडिडेट बदलने की जरूरत क्यों पड़ी मोहनलाल जी? प्रदेश उपाध्यक्ष, हाँ, अच्छा, और संगठन की ये जिम्मेदारी देने के नाते प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व संगठन के अध्यक्ष के चुनाव लड़ते रहे, आगे संगठन के अध्यक्ष के चुनाव लड़ते रहे हैं, ये कोई तर्क नहीं है। लेकिन पहले लक्ष्मीकांत जी, इस बात से कोई मतलब नहीं है। मतलब की बात सिर्फ ये है कि रामगढ़ का ठीक है ना। ये मोहनलाल जी, इसका जवाब आप दे दीजिए। आप लोग बार बार कह रहे हैं कि आप ही जीतेंगे, क्यों जीतेंगे? क्यों जनता आपको चुनेगी? 2 बार से आपके विधायक थे, लेकिन इसके बाद भी रामगढ़ विकास को लेकर पिछड़ा क्यों रह गया? इसलिए क्यों रह गया पिछड़ा? पहली बात तो ये है कि अब जनता में इस बात का दुख है, तकलीफ भी है कि हमने बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया विधानसभा में। नंबर 1। नंबर 2, सुखवंत सिंह जो हमारे उम्मीदवार हैं वो बहुत ही एक्टिव हैं, बहुत ही लोकप्रिय हैं तो क्या और ज्ञानदेव जनता आहूजा की नहीं सेवा थे? करने वाले हैं। ज्ञानदेव आहूजा नहीं थे? क्या कह रहे हैं? सीट बदली क्यों गई? ज्ञानदेव आहूजा को बदला क्यों गया? उन्हें ज्ञानदेव टिकट जी क्यों नहीं? आहूजा को हमने संगठन की जिम्मेदारी दी है हाँ। और इनको चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी है। संगठन में और सत्ता में परिवर्तन होता रहता है, आपस में कार्यकर्ता एक दूसरे का अगर ये रहते हैं। दोनों मेरी अब मैं बात समझता सुने हूं तो कि मैं कुछ फैक्ट मैं ये बताऊंगा कहना चाहूंगा जिसका कि जवाब नहीं होगा इन दोनों ठीक के है, पास। लेकिन कोई एक बेस बात और नहीं है है। मोहनलाल जी, जुबैर जी जिनकी पत्नी है, जो कैंडिडेट है कांग्रेस से, एक मिनट उनका मेरी कहना बात ये सुन है लो, कि एक मिनट के लिए, दोनों 15,000 जने। वोटों से जीतेंगे और उन्होंने फर्स्ट इंडिया में इस डिबेट के मैं दौरान कहा है जीत का 15,000 कांग्रेस वोटों की से। जीत का बेस बताता हूँ, ये बीजेपी की कांग्रेस जीत का थर्ड बेस नंबर बता पे दे। रहेगी, वहाँ आज आप लिख लीजिए। चलिए ठीक है, ये भी लिख लेते हैं क्योंकि हम इस पर परिणाम के दिन भी डिबेट करेंगे। डाटा के ठीक साथ है। बात करता हूँ। ठीक है, हाँ, रफीक खान। कांग्रेस आइडियोलॉजी का जो वोट है, जहां से कांग्रेस हमेशा जीतती रही है, वहां सर्टेन बूथों पे 98% तक की पोलिंग हुई है। तो यही कांग्रेस की जीत का आधार है। जो बम्पर पोलिंग दिखाई दे रही है, आप उनकी डिटेल निकलवाओगे तो वो जो अबव 90% की जो पोलिंग जिन पोलिंग स्टेशन पे हुई है, वो कांग्रेस के पोलिंग स्टेशन है। वहां से कांग्रेस ही जीतती रही है, वो माइनॉरिटी के पोलिंग स्टेशन है। तो वो वोट बम्पर वोट और इतने उत्साह के साथ वोट पड़ा है कि इनका वहां से हारना तय है। ये बात ठीक कर है, रहे एक लास्ट में लक्ष्मीकांत जी की बात खत्म हो गया। एक लाइन में बस जवाब, एक लाइन में। बुलाना चाहिए था साथ से। विधायक जी ने स्वीकार किया कि कांग्रेस ने मुसलमानों के वोट वहां पर लिए हैं और अरे बड़ा बड़ा अरे स्पष्ट किया कि मुसलमानों ने ये तो ये बात है। स्वीकार किया 98% का मुसलमान था। इन्होंने आप हिंदू जाति का नाम नहीं लिया, हिंदू जाति का नाम नहीं लिया, आपने माना भी नहीं, आपने माना भी नहीं। इन्होंने कहा ये सत्यजीत के दावे हैं, कांग्रेस कह रही कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी को जिता रही है और बसपा भी जीतने वाले। हालांकि बसपा की बात कर ले, कभी भी बसपा के कोई प्रत्याशी, कोई प्रतिनिधि यहाँ पर आना ही नहीं चाहता है क्योंकि उनके पास सवालों के जवाब नहीं होते और यही वजह है कि हर बार हाँ करके यहाँ पर उनकी अनुपस्थिति रहती। चलिए, वक्त खत्म हो चुका है सर। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अहम बात यह कि प्रदेश का जो सियासी माहौल है वो भी तय करेगा रामगढ़ के परिणाम कि आखिर लिटमस टेस्ट भी एक तरह से कहा जाए जगत सिंह के लिए यहाँ पर होगा, लेकिन जीतेगा कौन, जनता किसके साथ जाती है, इसके लिए जरूर इंतजार करना होगा 31 जनवरी का। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइन में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।